नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी। देश में लोकसभा चुनाव को अब बस कुछ ही दिन बचे हैं। इन दिनों सभी दलों में लोगों के आने और जाने का सिलसिला जारी है, लेकिन कांग्रेस में देखने को मिल रहा है कि नेता खुद ही चुनाव लड़ने से मना कर रहे हैं। राष्ट्रीय नेतृत्व में राहुल गांधी को छोड़ दें तो सोनिया, खड़गे, प्रियंका ने भी चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। बात करें राजस्थान की तो यहां भी फहरिस्त लंबी है। पूर्व सीएम गहलोत हो, पायलट हो, डोटासरा हो, सभी ने लोकसभा चुनाव लड़ने से मना कर दिया। वहीं इसके विपरीत एमपी और छत्तीसगढ़ में जरूर भूपेश बघेल, दिग्विजय सिंह जैसे कांग्रेसी नेता चुनावी मैदान में हैं। अब ऐसे में ये जानना जरूरी है कि आखिर कांग्रेस के दिग्गज नेता लोकसभा चुनाव लड़ने से मना क्यों कर रहे हैं। क्या कांग्रेस के नेता मान चुके हैं कि मोदी की जीत पक्की है और कांग्रेस का जीतना संभव नहीं है? क्या कांग्रेस के दिग्गज हारी हुई बाजी पर दाव नहीं लगाना चाहते हैं, या फिर पार्टी के अंदर गुटबाजी के चलते खुद के निपटने का डर है? बात आज इसी खास मुद्दे पर। और चलिए इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा दे आपको। हमारे साथ है बीजेपी नेता पंकज मीणा जी, कांग्रेस नेता डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी जी भी चर्चा में शामिल हुए, और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक आरएन मलिक जी भी मौजूद है। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी जी, आपसे शुरुआत करते हैं। सवाल यही कि कांग्रेस के जो दिग्गज हैं, जो बड़े चेहरे हैं, जिनके पीछे एक बड़ा समर्थन है लोगों का, जनसमूह उमड़ता है, ऐसे चेहरे चुनाव लड़ने के लिए मैदान में क्यों नहीं है, खासतौर से राजस्थान में, जबकि दूसरे राज्यों में तो नजर आ रहे हैं? क्या वजह है? श्वेता, देखिए, जो सवाल आपने भी उठाया है, मुझे उस पक्ष में एक बात कहनी है कि मीडिया का एक वर्ग है जो कांग्रेस की कुछ रीति नीतियों को लेकर के भ्रमित करने का प्रयास कर रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, पार्टी स्तर पर ना तो कोई ऐसी चर्चा हुई है, ना ही किसी नेता ने ऐसा बयान दिया है। पर सवाल यह है कि जिस तरह की भ्रांति फैलाई जा रही है, उसमें कांग्रेस के सभी नेताओं को जिम्मेदारी देने का एक जो कार्यक्रम है वो केंद्रीय नेतृत्व तय कर रहा है। और सवाल यह है कि इस चुनाव में हम बहुत संजीदगी के साथ चुनाव में उतरना चाहते हैं, क्योंकि तीसरी बार लोकसभा का चुनाव है जहां कांग्रेस अपनी मजबूती के साथ दावा पेश करने जा रही है। और जो देश के वर्तमान हालात हैं और जिस तरह का भारतीय जनता पार्टी ने जो षड्यंत्रकारी रीति अपनाकर कब्जा किया हुआ देश पर, उसमें अभी जैसे आप देखें एसबीआई कांड में जो इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला आया है, आज आप देखें कि फैक्ट चेक एक यूनिट बनाने की बात हुई है, उसमें सोशल मीडिया पर कंट्रोल करने की जो प्रयास किया गया है और जिसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। तो सवाल यह है कि देश पर इस प्रभुत्व कायम करने के लिए भाजपा ने जो हथकंडे अपनाए हैं, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी का सामना करने के लिए हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने एक विशेष रणनीति बनाई है। और उन सभी में सभी का रोल निश्चित तौर पर पार्टी ने तय किया हुआ है, और पार्टी जिसे कहेगी उसको चुनाव में जाना होगा। इस तरह की कोई व्यवस्था पार्टी के नेतृत्व ने नहीं दी है कि कोई चुनाव के लिए कहे कि वो उपलब्ध नहीं है। कांग्रेस का कार्यकर्ता, नेता और जो भी मंत्री या पुराने नेता हैं, उन सभी को केंद्रीय नेतृत्व के उस आह्वान को फॉलो करना पड़ेगा जो केंद्रीय नेतृत्व उन्हें देगा। लेकिन ठीक है, आपने कहा कि जिम्मेदारी सबको अपनी अपनी है। अभी तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही है कि ज्यादा से ज्यादा नंबर से जीतकर लोकसभा चुनाव में आए। राजस्थान में जहां आप लोग बार बार एक बात कहते हो, और है भी कि हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन पाना तो कांग्रेस चाहती है। 25 सीटों में कुछ सीटें अपने नाम करना चाहती है, खाता खोलना चाहती है, जो पिछले 2 कार्यकाल से नहीं है। और जब ये पता हो कि ये बड़े लीडर है और जनता भी चाहती है, क्योंकि कई जगह चर्चा होती है तो कहते हैं कि अगर इनको खड़ा कर दिया जाए तो शायद बीजेपी का कैंडिडेट हार सकता है। राजस्थान में ये चर्चाएं होती हैं। तो क्या केंद्रीय नेतृत्व या यहाँ के नेताओं को नहीं पता है? तो ये तो कोई बात समझेगा नहीं, डाइजेस्ट भी नहीं होगा कि भाई खुद से नहीं लड़ना चाहते, ऐसा कुछ नहीं है। जो केंद्रीय नेतृत्व चाहेगा कि जो जीत कर आए हम उसे टिकट दें। हमारी एक रणनीति श्वेता ये भी है क्या? कि हम आने वाले चुनाव, लोकसभा चुनाव में नए लोगों को शामिल करके पार्टी में उनका प्रतिशत बढ़ाएं, क्योंकि जिस तरह का कायाकल्प कांग्रेस में चाहिए वो आज नौजवानों को लेकर, महिलाओं को लेकर और युवाओं को लेकर के एक जो हमारी रणनीति बनी है। आपको याद होगा कि हमारा सम्मेलन जो उदयपुर में हुआ था, उसमें एक चिंतन शिविर था, उसमें आह्वान किया था कि हम युवाओं को, महिलाओं को आगे लाने का प्रयास करेंगे। तो मैं मानता हूं कि जो पुराने नेता हैं जिन्होंने लोकसभा चुनाव 2-3 बार लड़ लिए हैं, अब पार्टी चाहती है कि उस आह्वान को, संकल्प को मूर्त रूप दें, और इसी धारणा पर हमारे केंद्र काम कर रहा है, और हम नए लोगों को देने का चांस देने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, पंकज मीणा जी, बीजेपी से कैसे देखती? क्योंकि बीजेपी है जो राजस्थान में बार बार ये कहती कि आपके पास तो लोग नहीं है, आपके पास कैंडिडेट नहीं है, कांग्रेस के पास कोई लड़ना नहीं चाहता है, क्योंकि उन्हें पता है कि बीजेपी फिर से 25 की 25 जीत कर आ रही है और इसलिए कोई हारने के लिए चुनाव में नहीं आ रहा है। बीजेपी ये कह रही है, लेकिन क्या वाकई में बीजेपी यही मानती है? क्या वजह है कि जो बड़े चेहरे कांग्रेस के हैं राजस्थान में वो नहीं आ रहे हैं सामने?
देखिए श्वेता, अगर बात करें पूरे देश की तो कांग्रेस में इस वक्त पिछले 10 साल में मोदी सरकार ने जो काम किए हैं उन उपलब्धियों को लेके एक ऐसा डर और भगदड़ का माहौल है कि मैं राजस्थान की बात बाद में करूंगा। पहले बात करें हम जैसे यूपी की या कांग्रेस के सर्वोच्च नेता की, सोनिया गांधी जी अपनी परंपरागत रायबरेली सीट से जहां आज़ादी के बाद यही लड़ते आए, गांधी परिवार लड़ते आए, वहां से लड़ने से डर रही हैं और इसीलिए वो राज्यसभा के माध्यम से पार्लियामेंट में पहुंची है। वहीं बात करें अमेठी की तो राहुल गांधी जी पिछली बार हार गए और इस डर से अब दोबारा उन्होंने केवल वायनाड से अपने आप किया है, वो अमेठी से चुनाव नहीं लड़ने जा रहे। तीसरी इनके सर्वोच्च नेता है प्रियंका गांधी जी, उन्होंने साफ मना कर दिया चुनाव के लिए। अब मैं बात करूं राजस्थान की तो शायद मैं प्रदीप जी को याद दिला पाऊं, अशोक गहलोत जी के सामने जब प्रपोजल आया था चुनाव लड़ने का तो उन्होंने ये स्पष्ट मैसेज दिया था, बाकायदा मीडिया में सभी जगह आया था कि नहीं, इससे गलत मैसेज जाएगा। बहुत सीधी सी बात है, अशोक गहलोत जी चुनाव लड़ने से बचना चाह रहे हैं। और मैं ये समझता हूं कि अगर इनको कहीं थोड़ी बहुत भी जीत दिख रही होती या उम्मीद होती तो ये कोई भी ऐसे नहीं है कि चुनाव नहीं लड़ना चाहते। और राजस्थान में जो एक विशेष कारण है कि देखिए अशोक गहलोत जी का पिछले 5 सालों का कार्यकाल जो था उसमें जो इनके टॉप लिस्ट मंत्री थे जो अशोक गहलोत जी के सबसे नजदीक थे, वो सबसे ज्यादा भगदड़ है, उनमें सबसे ज्यादा डर का माहौल है। अब जैसे पिछले 2 महीने के अंदर रीड पेपर या अन्य पेपर घोटालों की जो खबरें को खुल रही है, घोटाले खुल रहे हैं, तो सबको मालूम है कि घोटाले के सूत्रधार कौन थे, वो हमारे सीकर वाले कलाम वाले नेताजी थे। और इस डर से जब उनको मालूम है कि हम जाएंगे फील्ड में तो युवा पकड़ पकड़ के मारेंगे। और वहीं दूसरी बात, आज अशोक गहलोत जी खुद चुनाव लड़ने से इसलिए डर रहे हैं कि जिस ईआरसीपी में 5 साल राजनीति करते रहे वो उसको हमने 2 महीने में करके दिखाया। आज ये मैसेज जनता में पहुंच गया है कि ये नाक की तरह उसके फाइल के ऊपर कुंडली मार के बैठे थे, बीजेपी के अंदर करने की क्षमता थी इसलिए 2 महीने में करके दिखा दिया। ये डर आज एक आम भारतीय किसान, राजस्थान के किसान गरीब, यानी आप ये कह रहे कांग्रेस के लीडर में डर है हार का और इसलिए वो मैदान में नहीं आ रहा है, बीजेपी से इस तरह से देखती है। आर.एन. मलिक जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक हैं। सर, आपने सुना कांग्रेस और बीजेपी का पक्ष इसे लेकर क्या है, लेकिन आपका एनालिसिस क्या कहता है? क्योंकि बार बार ये सवाल उठ रहे हैं कि भाई अभी तो लिस्ट कांग्रेस की 15 सीट है जिस पर डिक्लेयर होना बाकी है राजस्थान में, लेकिन ये जो बड़े चेहरे हैं वो सामने क्यों नहीं आ रहे हैं, क्यों नहीं लड़ना चाहते? क्या वाकई में जो कांग्रेस कह रही है कि उनके लिए कुछ अलग जिम्मेदारियां तय की गई हैं, कुछ प्रायोरिटीज अलग है इस वजह से, या फिर वाकई में युवाओं को मौका देने के लिए ऐसा किया जा रहा है? श्योर क्यों उन्होंने इनकार कर दिया, उनको टिकट में इनकार कर दिया, सॉरी आई डोंट वांट एनी टिकट नहीं चाहिए हमारे पास। एक कितने ऐसे नेता हैं, 5 हैं, 6 हैं, 7 हैं जिनको कांग्रेस पार्टी ने हाईकमांड ने कहा भैया ये टिकट आपको दे रहे हैं, सॉरी आई विल नॉट फाइट इलेक्शन। अभी तक ना ये कंजेक्चर एंड सरमाइज का माहौल है। वो अशोक गहलोत ने ये कहा होगा, ये उसने ये कहा होगा, इसलिए जब तक इस पुष्टि ना हो जाए तो पक्की टिकट देना बड़ा मुश्किल है। नंबर 2, ये सारी बात जो कांग्रेस के कह रहे वो भी ठीक नहीं है, सारी बात जो बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे वो भी ठीक नहीं है। द ट्रुथ लाइज समवेयर बिटवीन द टू। अब कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस में ना पेपर टाइगर्स बहुत हैं। आम जनता में लोगों के जो पॉपुलर नेता होते हैं वो नहीं है, सबके सब ये चाहते हैं कि हमें राज्यसभा की सीट मिल जाए, दैट इज ऑल। इस करके एक तो ये है टेंडेंसी। दूसरी टेंडेंसी, ये बात ठीक कह रहे हैं कि राजस्थान पिछली बार जब इलेक्शन हुए थे तो राजस्थान में ये नारा था कि वसुंधरा तेरी खैर नहीं, मोदी तेरे से कोई बैर नहीं। और वो 24 की 24 सीट बीजेपी को मिली थी। सोमत शो के गहलोत साहब का जो लड़का था रोज उसके लिए खड़ा होता, वो चीफ मिनिस्टर होते हुए अपने लड़के को नहीं जिता सके। तो हो सकता है उनको यही सारी खबरों फील्ड से कि भाई देखो हम टिकट लेंगे, हम हारेंगे, हमारी खराब मिट्टी होगी, इससे अच्छा हम टिकट ना ही ले। तो जिसमें पॉसिबल। और दूसरे मैंने बताया था ना कि इनके ज्यादातर जो बड़े नेता है ना, दे आर वो बिग नेता है, वो दे आर ओनली बाई एज। वैसे उनमें बड़प्पन वाली कोई बात है नहीं जी, उनमें कोई बड़प्पन है इसलिए बड़े नेता है, क्योंकि वो बाई एजिंग से वो सीनियर हो गए, बात ठीक है। दे आर सीनियर मोस्ट पीपल बिकॉज दे आर इन द पार्टी फॉर द लास्ट 30-40 इयर्स। लेकिन वो बड़प्पन वाली कोई बात है नहीं उनमें, वो सब पेपर टाइगर है, इसलिए वो इलेक्शन है। सब ये चाहते हैं कि आर्म चेयर क्रिटिक है, सब ये चाहते हैं कि पब्लिक में घूमने वाले तो उनके पास एक है ना राहुल गांधी, और तो कोई जाता है नहीं पब्लिक के अंदर ना। कोई कहते हैं हमें गर्मी लगती है या सर्दी लगती है या हमारे बस की बात नहीं है। लेकिन राहुल गांधी ऐसा है जो फिजिकल इतना स्ट्रॉन्ग है और जिसमें जज्बा है, जो डरता नहीं लंबी लंबी यात्राएं करने से।
कांग्रेस में बीजेपी में ये है कि एक मोदी साहब इस सब के बराबर है, बाकी मोदी साहब को छोड़ के बाकी नेता, अगर मोदी साहब कांग्रेस बीजेपी के हेड ना हो या और कोई हो इनकी जगह, तो इनके एमपी भी हुए फिर पीछे करेंगे मैं इलेक्शन नहीं लड़ा, मैंने नहीं लड़ना। अब कांग्रेस के पास मोदी जी जैसा कोई है नहीं स्तंभ, इज ए पिलर, मोदी जी इज ए पिलर इन दी पार्टी, बड़े भारी पिलर है, सारे वेट को अकेले सर पे लिए हुए जी। उधर से राहुल जी है। अब वो बाकी तो ये चाहते हैं कि राज्यसभा की टिकट मिल जाए, वी आर हैप्पी, दैट इज द प्रॉब्लम। इसलिए वो उनको कुछ एहसास हो गया होगा कि भाई हम हारेंगे, बट पहले मैडम ये पुष्टि करें हु आर द एक्चुअल लीडर्स हु से नो टू द टिकट इज ऑफर्ड टू देम, कि उनको टिकट दी गई और उन्होंने कह दिया सॉरी सर आई एम नॉट गोइंग टू फाइट द इलेक्शन। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है आपने। टॉपिक को जब करें प्रदीप, जब इस पर क्या कहेंगे आप? मलिक साहब, आपने जो अनुभव अपना सुनाया है या जो आकलन किया है, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आपका आधार क्या है ये सूचना कि आप किसी राजस्थान किसी नेता की आपसे कोई बातचीत हुई है? अगर बातचीत हुई तो उसका ब्यौरा मुझे दें, क्योंकि जो बातें आप कह रहे हैं वो तो सब मीडिया में कपोल कल्पित बातें हैं। कांग्रेस के फोरम पे ना किसी नेता ने मना किया है और नेताओं ने ये बयान दिए हैं कि कांग्रेस का नेतृत्व जो उन्हें आज दे देगा उसका पालन करेंगे। तो आपकी सूचना का आधार क्या है, जरा मुझे बताने का प्रयास करें कृपया। मैं ये कह रहा हूँ जी, देखिए कि पहले आप खुद पुष्टि करें कांग्रेस से कौन से नेता जिनको टिकट ऑफर की गई और दे रिफ्यूज्ड, इसलिए ये डिबेट थोड़ा प्रीमेच्योर ऐसा हमारी जानकारी में नहीं है और ना पार्टी के लेवल पर है। पार्टी के हर एक नेता ने कहा है कि केंद्रीय नेतृत्व जो उनको आदेश देगा वे कांग्रेस के सिपाही हैं और जो आदेश दिया जाएगा उसका पालन करेंगे। लेकिन ये किसी नेता ने नहीं कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। और ये सिर्फ मीडिया के एक सेक्शन का एक कपोल कल्पित भ्रमित जाल है जो फैलाया जा रहा है, लेकिन पार्टी स्तर पर इसका कोई फैसला ना तो कार्यकर्ताओं ने किया ना नेतृत्व ने किया है, और केंद्रीय नेतृत्व जिनको जिम्मेदारी दे रहा है वो चुनाव लड़ रहे हैं। ठीक है ठीक है, एक मिनट। पहली बात नहीं है जी, हमें पता नहीं लगता आप कांग्रेस के कैंडिडेट बोल रहे हो या बीजेपी के प्रवक्ता। मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूँ इसलिए बोल रहा हूँ जी, मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूँ इसलिए बात पूछ रहा हूँ आपसे। अरे बात तो सुनो यार, एक मिनट प्लीज, बी पोलाइट, वी शुड बी पोलाइट टू ईच अदर। बिल्कुल ठीक सर। मैं ये कह रहा हूँ कि एक तो ये आपकी चैनल में हमें एक दूसरे के चेहरे नजर नहीं आते, बोलते हुए भी नजर नहीं आते, इसलिए एक तो दिक्कत ये है, तो उससे पता लग जाएगा कि कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे हैं। ये तो सवाल मेरे से पूछ रहे, आप ये एंकर से पूछिए। आकलन आपका है तो सवाल तो मैं आपसे ही पूछूंगा। नहीं, सुनिए एक मिनट बात सवाल तो आपने आकलन किया है तो सवाल तो मैं आपसे ही करूंगा। सुनिए जो वो राजनीतिक विश्लेषक है वो अपनी एनालिसिस, मैंने आकलन पूछा। नहीं सुनिए प्रदीप जी हाँ सुनिए मेरी बात सुनिए। आप ये कह रहे हैं कि किसी ने नहीं कहा, राजनीति में कौन सी बात है, कांग्रेस के अंदर कितनी चीजें पर्दे के पीछे से होती हैं, सामने कौन क्या कहता है। और ठीक है, अगर आप ये कह रहे हैं कि किसी ने मना नहीं किया तो ऐसा कैसे हो सकता है? अभी आ जाने दीजिए लिस्ट, 15 सीट अनाउंस होना बाकी है लिस्ट, और जिसका नाम आएगा वो चुनाव लड़ेगा। बिल्कुल आपसे कहना चाहता हूं, बिल्कुल यही हमें भी देखना है ना कि अगर वाकई में, तब फिर अगर ये जो बात अगर नाम आएगा तो चुनाव लड़ेगा। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं बिल्कुल ठीक है, कांग्रेस के प्रत्येक सिपाही का कमिटमेंट है कि वो अगर उसको जिम्मेदारी दी जाएगी तो चुनाव लड़ेगा। कोई मना करने की हैसियत उसकी नहीं है और पार्टी जिसको टिकट देगी वो चुनाव लड़ेगा। अच्छा ठीक है, मना करें तो बात समझ चलिए ठीक है, आप ये कह रहे हैं, आपने कहा मना करेगा या पार्टी कहेगी तो लड़ेंगे। जिसको चुनाव लड़ना होता है वो पहले से तैयारी भी करता है, जनता के बीच में भी जाता है, वो टिकट भी चाहता है। एग्जाम्पल है करण सिंह यादव, उम्मीदवारी के लिए दावा किया है। अगर एग्जाम्पल की बात है, करण सिंह यादव भी है, करण सिंह यादव भी है जो तैयारी कर रहे थे, जिन्होंने कहा कि मैं तो चुनाव लड़ रहा हूं, सब कुछ है, एंड वक्त उनका टिकट काटा गया और वो इतने ज्यादा दुखी हुए कि अपनी उन्होंने भावनाएं भी व्यक्त की और सीधे कहा कि बीजेपी में शामिल हो गया, बीजेपी सपोर्ट करेंगे। नहीं, मेरी बात सुनिए, एग्जाम्पल की बात हो रही है, एग्जाम्पल रखा जाएगा, एग्जाम्पल राजनीति में भी रखा जाएगा, एग्जाम्पल है ये, एग्जाम्पल नहीं प्रभाव मत मानिए, आपके मानने से कुछ नहीं होगा सर, आपके नहीं, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है। आप माने या ना माने, केंद्रीय नेतृत्व इसलिए तो सवाल उठ रहा है, इसलिए तो सवाल उठ रहा है। कहाँ हैं आपके लीडर्स, कहाँ हैं आपके लीडर्स? पंकज जी कहाँ है इनके लीडर्स? इसलिए सवाल उठ रहा है। अगर आपके चेहरे आ रहे हैं सामने, चुनाव टिकट मिलना नहीं मिलना, चुनाव लड़ना नहीं लड़ना अलग बात है, लेकिन खुद से भी इंटरेस्ट दिखाना वो भी नजर नहीं आ रहा, इसलिए सवाल उठ रहा है। मीडिया कोई भी बात, हर बात हवा हवाई में नहीं होती है यहाँ पर। बिल्कुल श्वेता, मैं इसी बात पे एक लाइन जरूर बताना चाहूँगा आदरणीय प्रदीप जी को। ठीक है, आप आज आपके अनुकूल नहीं है बात, तो आप इसलिए मीडिया को खारिज कर सकते हैं। बाकी ये बात भी तय है कि हर बात अशोक गहलोत जी से पूरे 8 करोड़ राजस्थानियों के कान में आके नहीं कहते, मीडिया के थ्रू ही पता चलता है। और अशोक गहलोत जी को तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाह रही थी पार्टी आला कमान, बने क्या वो?
वो तो सबको मालूम है ना कि अशोक गहलोत जी के लिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए पूरा क्या लाल कारपेट बिछा दिया गया था और लास्ट में अशोक गहलोत जी ने ऐसा गांधी परिवार को तमाचा मारा कि वो आज तक भी उनका गाल सूजा हुआ नजर आ रहा है। दूसरी बात, आप ये कह रहे थे कि साहब ये मीडिया का है। अरे साहब, सारी चीजें मीडिया के द्वारा ही पता लगती है। आज आपकी बात अनुकूल नहीं तो आप इसको मीडिया को इसके जिम्मेदार ठहरा रहे। आप युवा नेतृत्व लाने की बात कह रहे हैं तो मैं आपको उदाहरण देके बताता हूं। बाड़मेर से सांसद रहे हुए हरीश चौधरी जी, वो युवा हैं और वो क्यों नहीं लड़ रहे? भंवर जितेंद्र सिंह जी अलवर से सांसद रहे हैं, वो भी युवा हैं, वो क्यों नहीं लड़ रहे? अजमेर से सांसद रहे हुए सचिन पायलट जी, वो भी युवा हैं, वो चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे? अगर कोई युवाओं को आगे बढ़ाने की बात है तो इनको लड़ाओ ना। सीधी सी बात है, डर का माहौल है, भय का माहौल है, और जिससे या तो पार्टी छोड़ के भाग रहे हैं या चुनाव लड़ने से बच रहे हैं। और अब स्थिति यह है, मैं आपको लाइव वेव चैनल के अंदर पूछ सकता हूं इनसे कि आप बताइए आपके पास अजमेर में कैंडिडेट कौन है, बताइए आपके पास भीलवाड़ा में कैंडिडेट कौन है, बताइए आपके पास आज की तारीख में बाड़मेर में कैंडिडेट कौन है। आपके पास कैंडिडेट नहीं है आज की तारीख में राजस्थान में चुनाव लड़ने के लिए, 25 के 25 कैंडिडेट नहीं है आपके पास में। और अब जब कैंडिडेट नहीं है तो आप या तो हनुमान बेनीवाल की तरफ वो बड़ी उम्मीदों से देख रहे हैं की बातें आ रही है, या तो ये वो हनुमान बेनीवाल को 1-2 सीट ले ले और हमको जिता दे, या फिर बीजेपी से लड़ने की सोच रहे हैं। बीजेपी वालों को आप उम्मीद कर रहे हैं कि वो 1-2 सीट पर लड़ ले और हमको कहीं सहारा मिल जाए। कौन बीजेपी वाले जो कांग्रेस में शामिल हुए? ये तमाम चीजें बता रही हैं कि आप में भयंकर डर का माहौल है, आप चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं है। बताना चाहता हूं पंकज जी, कांग्रेस की 25 लोकसभा सीटों के लिए हर सीट पर 20 से 25 आवेदन हैं और सभी वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं के आवेदन हैं। इसलिए आप जो कह रहे हैं कि हमारे पास वो उम्मीदवार नहीं है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं हर लोकसभा सीट पर 20 से 25 लोगों ने आवेदन किया है और ये वरिष्ठ भी हैं, नए भी हैं, युवा भी हैं और कार्यकर्ता भी हैं। इसलिए कांग्रेस में टिकट के लिए आवेदनकर्ताओं की कमी नहीं है। पर सवाल वही है कि अब भारतीय जनता पार्टी के इस कुचक्र और ये जो जिस तरह का इन्होंने माहौल बना रखा है उसका सामना करने के लिए जो सक्षम उम्मीदवार हैं उनको पार्टी नेतृत्व आगे ला रहा है। और इस चुनाव में आप देखिएगा कि हम इस चुनाव में सीटें जीतने जा रहे हैं राजस्थान में, जो आपकी धरती खिसका देगी। राजस्थान में हम 15 सीटें जीतने जा रहे हैं और हमने जो प्रयोग किया है नए और युवा और संघर्षशील नेताओं को हमने उम्मीदवार बनाया है। आपको इस चुनाव में लोहे के चने चबाने होंगे राजस्थान में। और आपने जिस तरीके से एसबीआई में इलेक्टोरल बॉन्ड और ये जिस तरह की आप जो कर रहे हैं, ठीक है, प्रदीप जी वापस लौटेंगे, कांग्रेस का आपने आज अकाउंट आरएन मलिक जी, आरएन मलिक जी, एक मिनट प्रदीप जी, कार्रवाई कर रहे हैं, इससे लोकतंत्र प्रदीप जी, चलिए अच्छी बात है। अगर आपके इतने कैंडिडेट और 15 सीटें जीतने का आप दावा कर रहे हैं, अच्छी बात है कि अगर आप एक भी सीट जीत जाते तो वो आपके लिए प्लस है। एक नहीं, हम 15 सीटें, अगर कम से कम एक भी सीट जीते तो भी वो आपके लिए प्लस है। अगर 15 जीत कर आते हैं तो आपके लिए बिल्कुल, लेकिन हम अगले और अगर 15 भी जीते हैं तो बहुत बड़ी जीत होगी राजस्थान में कांग्रेस की, अगर 15 सीट जीत कर आते। तो आरएन मलिक साहब, सर अब देखिए, ठीक है, कैंडिडेट को लेकर ये सवाल इसलिए उठ गए, जब बड़े लीडर्स होते हैं उनके पीछे भी बड़ी जनता होती है, उनका भी वोट बैंक होता है, बहुत सारी चीजें होती है, इसलिए सवाल उठता है कि ये क्यों नहीं चुनाव में आ रहे हैं या सामने मैदान में क्यों नहीं आ रहे हैं। लेकिन अगर आज की स्थिति की बात की जाए, बीजेपी 400 पार की बात करती है, राजस्थान में 25 की 25 सीटें जीतने की बात करती है, कांग्रेस भी अपने स्तर पर लड़ाई लड़ रही है, लेकिन आपको 2019 से कितना अलग 2024 ये नजर आ रहा है बीजेपी कांग्रेस के बीच में बात करें तो? काम अच्छा होता तो उनकी पार्टी क्यों आती इलेक्शन में? इट इज एज क्लियर एज दैट। अब सवाल ये है, जब से ये नए मुख्यमंत्री आए भजन लाल जी, इन्होंने क्या कोई अच्छी चीज करके दिखाई है? नहीं दिखाई है। इनके आने से ये अक्टूबर या नवंबर में आ गए थे मुख्यमंत्री, दिसंबर में जी, दिसंबर में आ गए थे बिल्कुल नए। नॉर्मली बीजेपी की भी तो ये है ना कि तो बड़े अंदाजा लगाए बैठे थे कि हमारा नंबर आएगा, हम सीनियर है, हम वरिष्ठ है, उनको एक तरफ से हटा के एक पकड़ के लिया है, भैया मुख्यमंत्री होगा। विधायकों की तो राय नहीं ली जाती ना किसी भी स्टेट में, वो तो ऊपर से ऐड जो है इनका। कांग्रेस में तकरीबन यही होता है। मैं ये नहीं कहता कांग्रेस उसमें कहते थे जो कुछ सोनिया जी करेगी, इसमें ये है जो मोदी जी करेंगे, तो ये ऊपर से अपॉइंट होते हैं। जैसे हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर थे, उनको कोई नहीं जानता था कौन मनोहर लाल खट्टर जी, ऊपर से सडनली बीजेपी भजन लाल शर्मा जी को ले आए, ठीक है ले आए, बड़ी अच्छी बात है, ये टेक दो रहे चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान। अब ये जनता देख रहा है कि उनके आने के बाद उन्होंने क्या बेटर परफॉर्मेंस दी, जो क्या उत्सव दे रहे थे या नहीं दे रहे, उसका भी असर पड़ेगा लोगों के दिमाग पर। वो देखेंगे अगर वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तो नेचुरली पीपल विल बी स्वेड टुवर्ड्स बीजेपी। अगर वो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, इतना अच्छा काम पिछले वाले मुख्यमंत्री करते होंगे, तो फिर नेचुरली पीपल थोड़ी बहुत एक रिवल्सन तो आ ही जाती है।
लेकिन सर ये तो स्टेट में होता कि अगर राज्य में कौन सा मुख्यमंत्री बेहतर है या कौन सी सरकार बेहतर है, लेकिन जब केंद्र की बात आ रही है तो इसके लिए जनता क्या देखेगी, कैंडिडेट कितना महत्व रखेंगे? क्योंकि बीजेपी कहते हैं हमारे में तो एक ही चेहरा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कांग्रेस कहती है कि बीजेपी के बहुत सारे फेल्यूर है और उसके आधार पर हमारे कैंडिडेट जीत कर आएंगे। कितने इंपॉर्टेंस यहाँ पर कैंडिडेट की है? जी देखिए 2019 में तो ये हुआ था, किसी को भी टिकट दे दी, रिस्पेक्टिव के उनकी उस हल्के में कैसी रेपुटेशन है, लोगों ने ये सोच के दी मोदी जी को बनाना है किसी को, इसलिए उनकी। लेकिन अब की बार लोगों ने ये आइडिया पसंद नहीं आया कि भी आप बीजेपी किसी को भी टिकट दे दे उसी को बनाना है। तो लोग उसको जरूर देखेंगे, जो कैंडिडेट जिसको टिकट दी है बीजेपी हाईकमांड ने, क्या वो उसमें अच्छी क्वालिटी है या नहीं है, वो कंपेयर करेंगे। जो मुकाबले में एमपी होगा, जो कैंडिडेट होगा उसमें अच्छी क्वालिटी है, उसमें है। आई नो अब जैसे हरियाणा में थे 2-3 बड़े गलत आदमी को टिकट दी, बीजेपी पिछली बार बन गए, लेकिन अब बार वो नहीं बढ़ेंगे। तो ये डिपेंड करे अब की बार जो जितनी मोदी जी की, देखिए मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता, मोदी जी की जो 2019 में लेवल ऑफ पॉपुलरिटी था वो अब की बार कुछ कम है बिकॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। लोगों को ये भी पता लग गया कि भाई ये पार्टी धर्म के ऊपर ज्यादा आश्रित हो रही है रादर देन फेसिंग द एक्चुअल सिचुएशन। इस बात से भी लोगों में असली तो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम, जो यूथ है ना, यूथ उसको ट्रांजैक्शनल यूथ कहते हैं, यूथ को अब कुछ नजर नहीं आता एक्सेप्ट एम्प्लॉयमेंट। तो अब की बार वो जो जितनी पॉपुलरिटी मोदी जी की थी 2019 में उतनी अब नहीं है। पॉपुलर है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, लेकिन वो पिछले वाला लेवल नहीं है अब की बार। ठीक है, ये आपने अहम बात की। और पंकज जी से इसी का जवाब ले लेते। पंकज जी, 2014 में जब जीते तो बहुत लंबे वक्त से एक ही सरकार थी, कोई बदलाव नहीं और लोगों का भरोसा उठ रहा था और इसलिए 2014 में मौका मिला। 5 साल जब काम हुए तो कुछ अहम फैसले लिए गए और उसके साथ जनता गई। 2019 में फिर से जीत मिली। लेकिन अब जो 10 साल का रिपोर्ट कार्ड है, जनता वो भी देखेगी। आप एक तरफा सिर्फ ये कहो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पे हमें जीत कर आना ही, तो हो सकता है किसी राज्य में, लेकिन हो सकता है किसी राज्य में जनता ऐसा नहीं सोचती हो। क्या सबसे अहमियत रखेगा बीजेपी के लिए, या फिर चुनाव मोड में तो आप हमेशा रहते ही हैं, लेकिन इस बार क्यों लग रहा है कि 400 पार जाएगी? देखिए बिल्कुल आपने ठीक बात कही। 2014 और 2019 के इलेक्शन का आपने एनालिसिस किया। मैं इस बारे में थोड़ा सा आपकी बात जोड़ना चाहूँगा। 2019 में जनता ने हमको जो पहले से ज़्यादा बहुमत दिया वो केवल और केवल हमारी 5 साल की उपलब्धियों पे दिया, और इसी कारण हम 2014 के मुकाबले 20 सीटें ज़्यादा जीते और 2019 के अंदर हमने 303 सीटें जीती। पर जहाँ तक बात है 2019 से लेकर 2024 इन 5 सालों की, मैं आपको याद दिलाऊं, एक 70 साल का नासूर धारा 370 है, वो इस 5 साल के कार्यकाल में हमने हटाने का काम किया। देखिए कहने को कांग्रेस के लिए तो ये शुरू से एक बहुत डम एजेंडा रहा है धारा 370, पर इस धारा 370 के कारण पूरे भारत की इकोनॉमी खराब हो रही थी। पूरा कश्मीर हमसे आज कटा हुआ था, और न केवल कश्मीर कटा हुआ था, सामरिक दृष्टि से हमको इतना बड़ा नुकसान हो रहा था, जिसके कारण से हमने धारा 370 हटाई। और आज धारा से 370 हटने के बाद में पूरे देश ने इस बात की प्रशंसा की कि ये केवल और केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में ही संभव था, जो करके दिखाया हमने। बड़े बड़े फैसले लिए, लेकिन 2 अहम चीजें, महंगाई और बेरोजगारी। युवा कैसे करे और क्या गारंटी दे सरकार की जो ये पेपर लीक होते हैं, जो युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है, इसका परसेंटेज 0 हो, तब तो ये पूरे युवा और सभी साथ जाओ और माने क्या सरकार। क्योंकि बाकी फैसले की बात करना, बड़े बड़े फैसले लिए सरकार ने, नो डाउट, राम मंदिर को बनाना हो या फिर दूसरे अहम फैसलों की बात करें, लेकिन ये जो 2 चीजें हैं शुरुआती तौर से वो वैसी की वैसी बरकरार है। पंकज जी, इस पर कितना फोकस रहेगा? बिल्कुल कांग्रेस क्योंकि ये मुद्दा लेके चल रही है। श्वेता, मैं बिल्कुल आपके मुद्दे पे आता हूं, पर मुझे थोड़ा सा 1 मिनट का समय दे। अभी बीच में इन्होंने एक इलेक्टोरल बॉन्ड की बात भी कही, मैं उसमें थोड़ा कुछ सेकंड में इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में बोलना चाहूंगा। भाई ये बात ठीक है कि आज भारतीय जनता पार्टी विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, इसमें कोई छुपाई हुई बात नहीं है। 303 सांसदों के साथ में हम सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। और अगर हमारे बाद में देखा जाए तो कांग्रेस है जिसके 50-52 सांसद आते हैं। एक इतना बड़ा गैप है आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी और सेकंड नंबर की पार्टी के बीच में। और उसके बाद में और देखा जाए, कांग्रेस के आगे देखा जाए तो तृणमूल कांग्रेस हो या दक्षिण भारत की जो TMK BHR क्या क्या पार्टियां वो हो, उनके 5-5, 2-2 सांसद है। अगर इन जो इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से जो राजनीतिक दलों को पैसा मिला है उनको सांसदों से डिवाइड करे, ये कौन सी गणित है? अरे रुकिए तो सही, अरे सुनिए तो सही, अरे सुनिए तो सही, सुनिए तो सही, अरे सुनिए तो सही, अरे सुनिए तो सही। आपको 600 करोड़ आधार नहीं है, ये चंदा लेने का आधार नहीं है।
आपने जो व्याख्या की है, आपके गृह मंत्री ने जो व्याख्या की है वो गलत है। आप लोगों को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। सांसदों की संख्या से चंदे का क्या लेना देना है, आप मुझे बताइए। सांसदों की संख्या से चंदे की वसूली का क्या लेना देना है? आपके गृह मंत्री ने गलत बयान दिया है, आपके गृह मंत्री ने गलत बयान दिया है। और मैं कहना चाहता हूँ, लोगों को भ्रमित मत कीजिए, ये कोई अंगणित नहीं है कि सांसदों के अनुसार प्रदीप जी, ये आपका दावा गलत है। प्रदीप जी, आपका दावा बिल्कुल गलत है। इस पर बात ही नहीं कर रहे सर, दावा गलत है। ये गणित समझाने का प्रयास कर रहे हैं। इस देश में लोग बता रहे हैं, आपको हिसाब दे रहे हैं। आने दीजिए, एक मिनट पंकज जी, प्रदीप जी, हम इस मुद्दे पे आ ही नहीं रहे सर, हम इस मुद्दा तो यही है। नहीं इलेक्ट्रॉनिक मुद्दा भी यही है, ये जो मुद्दा इनकी समझ से बाहर है, नहीं इसमें बात ही नहीं कर, क्यों कैलकुलेशन कर रहे हैं? जब हमें मुद्दा नहीं आता चर्चा का, ठीक है, सांसदों के हिसाब से हमको मिला है चंदा। नहीं ये गलत है, ये गलत है। नहीं ये कोई इस पर बात ही नहीं कर रहे। क्या है ये क्यों लेकर आएंगे? मेरा एक सवाल है छोटा, मेरा एक सवाल है। अगर ये कहते हैं 370 आपने कश्मीर में हटाई है, तो वहां लोकसभा चुनाव आप क्यों नहीं करा रहे? 4 साल हो गए आपको 370 हटाए। अगर देश में लोकसभा चुनाव है तो कश्मीर में आपने लोकसभा चुनाव क्यों नहीं कराए? इसका जवाब दीजिए। अगर आप कहते हैं कि आप लोकतंत्र में स्थापित कर चुके हैं, तो इसका प्रमाण दीजिए कि आप कश्मीर में चुनाव कराएं। प्रदीप जी, पंकज जी, आर्यन मलिक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, चुनाव में तैयारी अपनी अपनी जगह है, मुद्दे अपनी जगह है, कैंडिडेट भी अपनी जगह बहुत महत्व रखते हैं। दोनों ही पार्टियां कोशिश कर रही हैं, जमीनी स्तर पर जनता के बीच पहुंच रही हैं, सिर्फ इसलिए कि उनका कैंडिडेट जीत सके, एक अच्छे नंबर से जीत वो दर्ज कर सके, केंद्र में सरकार बना सके। दावे अपनी जगह, आंकड़े अपनी जगह, लेकिन सवाल उठता है जनता के बीच से ही कि जो पार्टी के बड़े चेहरे जिन पे हमें ज्यादा भरोसा है वो क्यों चुनाव में नहीं आ रहे हैं, क्यों नहीं यहाँ पर जीत दर्ज कर सकते हैं, क्यों मैदान में आने से पहले ही डर रहे हैं। दूसरे राज्यों में नजर आता है, लेकिन राजस्थान में अगर कांग्रेस के दिग्गज सामने नहीं आएंगे तो जनता सवाल उठाएगी, और ये जनता के बीच से ही सवाल उठा हुआ है। कोई मीडिया अपने मन से बातें ये नहीं कह रहा है, और अगर जनता ये चाहती है और उस बात पर, तो उन दिग्गज, उन लीडर्स के पास तक ये बात पहुंचनी चाहिए। अब बहरहाल कांग्रेस का भले ही कहना हो कि आला कमान तय करेगा, या फिर जो पैनल में है जो चुनाव लड़ना नहीं चाहता है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन 15 सीट अभी भी डिक्लेयर होना राजस्थान में बाकी। कांग्रेस की तरफ से, बीजेपी की तरफ से 10 सीटें। अब देखना होगा कि क्या वाकई में आला कमान इन बड़े चेहरों में से किसी को भी नहीं देता है मौका यहां पर कि आप मैदान में जाइए, या ये खुद मना करते हैं, या नए चेहरों को मौका दिया जाता है, या जिताऊ कैंडिडेट का अपना अलग फीडबैक या इनके एनालिसिस है। ये तो वक्त बताएगा, और सब कुछ तय होगा, क्लियर होगा इस लिस्ट के आने के बाद, जिसके इंतजार प्रदेश की जनता तो खासतौर से कर ही रही है। चलिए, इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।